हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूँ यश। आज के हमारे इस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास के ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता और उसके विभिन्न पुरास्थल और हड़प्पा कालीन सभ्यता और उसके विभिन्न पुरास्थलों के बारे में डिटेल में जानकारी देखेंगे और इन सबसे रिलेटेड विभिन्न प्लेसेस की मैपिंग भी कवर करेंगे। आगे आने वाले समय में ये मैपिंग की सीरीज जारी रहेगी, तो उन सारे लेक्चर्स के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता से, कैल्कोलिथिक एज। इसमें कृषक संस्कृति की यदि बात करें तो भारत में सर्वप्रथम धातु का प्रयोग नवपाषाण काल के अंत तक शुरू हुआ था और प्रयुक्त होने वाली पहली धातु थी तांबा। इसी के साथ मानव ने तांबे का प्रयोग कर सभ्यता के विकास के मार्ग पर कदम बढ़ाया था। अब उसके बाद जो ताम्रपाषाण काल आया उसमें तांबे के साथ पत्थर का भी प्रयोग होता था, इसलिए इसे ताम्रपाषाण कालीन काल कहा जाता है। भारत के पश्चिम, पूर्व और मध्य में ताम्रपाषाण संस्कृतियों का विकास हुआ और स्थानों के नाम पर ही संस्कृति का नामकरण किया गया, जैसे आहार संस्कृति, कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति और जौरवे संस्कृति। आहार संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के आहार, बालाथल, गिलुंद आदि क्षेत्र सम्मिलित हैं। कायथा संस्कृति में मध्य प्रदेश में स्थित कायथा, एरन जैसे क्षेत्र आते हैं और जौरवे संस्कृति के अंतर्गत महाराष्ट्र में स्थित जौरवे, निवासा, दायमाबाद और इनाम गांव जैसे क्षेत्र आते हैं। ताम्रपाषाण संस्कृति की बस्तियों के प्रतिरूप और वहाँ की आवास संरचनाएं कैसी थीं? तो आवास मुख्यतः मिट्टी, घास फूस और लकड़ी के बने होते थे और कहीं कहीं ईंटों का भी निर्माण देखा जाता है। आहार संस्कृति के अंतर्गत गिलुंद नामक स्थान से पकी ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, जो ग्रामीण संस्कृति से नगरीय संस्कृति में रूपांतरण की प्रक्रिया को दर्शाता है। इसी तरह जौरवे संस्कृति के इनाम गांव स्थान से योजनाबद्ध वस्तु निर्माण के साक्ष्य मिले हैं, जहां एक मकान के भीतर 4-5 बड़े कमरे का होना किसी मुखिया या प्रमुख की स्थिति को सूचित करता है। यह आवासीय संरचना सामाजिक आर्थिक असमानता को भी सूचित करती है। ताम्रपाषाण काल की अर्थव्यवस्था या आर्थिक जीवन की बात करें तो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति प्राथमिक और निर्वाह अर्थव्यवस्था से युक्त थी। देखिए, नवपाषाण काल में जो कृषि और पशुपालन का विकास हुआ था ना, उसी की उन्नत स्वरूप में पशुपालन के अंतर्गत गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां आदि पशुओं का पशुपालन करते थे यहाँ पर भी, और पशुओं का प्रयोग अपनी भोजन आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ कृषि गतिविधियों और परिवहन के साधन के रूप में भी किया जाता था। इस तरह इस काल में उत्पादन के साधन के रूप में भूमि और पशु प्रमुख थे। कृषिगत उत्पादन में गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा, मटर आदि फसलों को उगाया जाता था। हल के माध्यम से भूमि की जुताई की जाती थी। इनाम गांव से हड्डियों का बना हुआ एक हल प्राप्त हुआ है। ताम्रपाषाण काल में सामाजिक दशाएं कैसी थी? तो बस्ती प्रतिरूप और समाधान पद्धति से ज्ञात होता है कि सामाजिक आर्थिक असमानता मौजूद तो थी। जौरवे संस्कृति में कुछ बस्तियों का क्षेत्र 20 हेक्टेयर तक और कुछ बस्तियों का क्षेत्र केवल 4 हेक्टेयर तक विस्तृत था। इसी तरह इनाम गांव के उत्खनन से पता चलता है कि मुखिया बस्ती के केंद्र में रहता था, जबकि कारीगर और कामगार वर्ग दूरवर्ती क्षेत्र में रहते थे। यह विभाजन सामाजिक विषमता को दर्शाता है। शवाधान पद्धति भी समाज में विषमता को दर्शाती है। कुछ कब्रों में तो शवों को मनके या मालाओं एवं अन्य सामग्रियों के साथ दफनाया गया है, तो वहीं कुछ कब्रों में ऐसा नहीं मिलता। यह स्पष्टता सामाजिक विषमता को दर्शाता है। इसी तरह शवों में बच्चों की अधिकता को देखकर यह पता चलता है कि खाद्य उत्पादन अर्थव्यवस्था होते हुए भी शिशु मृत्यु दर अधिक थी, जो कुपोषण को बताती है। ताम्रपाषाण कालीन लोग लेखन कला से परिचित नहीं थे। विभिन्न स्थलों में विशेषकर जौरवे संस्कृति से सोने के आभूषण मिले हैं, जो लोगों के साज सज्जा और अलंकरण में काम आते रहे होंगे। अब ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के धार्मिक विश्वासों की बात करें तो विभिन्न स्थानों से मिली मूर्तियां स्पष्ट करती हैं कि समाज में देवी देवता की अवधारणा मौजूद थी और उनकी उपासना भी की जाती थी। नारी मूर्तियां अधिक प्राप्त होने से पता चलता है कि मातृ देवी की उपासना लोकप्रिय थी। और इसी तरह समाधान पद्धति में भी शवों को सामग्रियों के साथ दफनाया गया है, जिससे पता चलता है कि लोग पारलौकिक जीवन में विश्वास रखते थे। ताम्रपाषाण कालीन लोग अंधविश्वासी थे। वे भूत प्रेत में आस्था रखते थे। वस्तुतः दक्कन में जौरवे संस्कृति में शवों को दफनाते समय पांव का निचला हिस्सा काट दिया जाता था ताकि वे भूत ना बन जाएं। ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता में शिल्पकला कैसी थी? तो यहाँ के स्थलों से प्राप्त विभिन्न पुरातात्विक साक्ष्य उनकी कला और शिल्प के प्रति रुचि को दर्शाते हैं। मध्य प्रदेश के कायथा से भूरे रंग के मृतभांड मिले हैं, तो दूसरी तरफ जौरवे संस्कृति से एक टोटीदार जार के भी साक्ष्य मिले हैं।
अब इस समय के लोग कताई बुनाई से भी परिचित थे। मालवा से तकली और चरखा के साक्ष्य मिले हैं जो कि वस्त्र निर्माण को संकेत करते हैं। वस्त्र निर्माण के साथ साथ ये लोग धातु शिल्प में भी दक्ष थे, क्योंकि महाराष्ट्र के दैमाबाद से तांबे का हाथी, गेंडा और रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति प्राप्त हुई है, जो लोगों के कला कौशल को दर्शाती है। ये सारी बातें थी ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता की। चलिए अब ताम्रपाषाणकालीन युग की मैपिंग देखते हैं। पहला है इनाम गांव। यह महाराष्ट्र के पुणे से पूर्व में लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसमें बस्तियां, किलाबंद और खाइयों से घिरी हुई हैं। यहाँ चूल्हे सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। अनाज के रूप में राजस्व लेने के लिए कोठार की व्यवस्था थी। फिर है चंदौली, जो महाराष्ट्र के पुणे के नज़दीक उत्तर की ओर भीमा नदी की सहायक घोड़ नदी पर स्थित है। यहाँ तांबे की एक छेनी प्राप्त हुई है। फिर दैमाबाद, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में परवरा नदी के बाएं किनारे स्थित एक ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। यहाँ के लोग कृषि के कार्य के साथ साथ पशुपालन भी करते थे। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर के अवशेष मिले हैं। साथ ही यहाँ से टोटी वाले पात्र, गोड़ीदार तस्तरियाँ और कटोरे मिले हैं। यहाँ से सवालदा, उत्तर हड़प्पा, मालवा संस्कृति के प्रमाण भी मिलते हैं। फिर है जौरवे। यह भी महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। जौरवे अपने मृत भांडों के लिए जाना जाता है, जिसमें लाल रंग से रंगे पात्र जिन पर काले रंग से चित्रकारी की गई हो, ये मृत भांड जौरवे में मिलते हैं। जौरवे से चूल्हे, आयताकार मकान, तांबे के उपकरण आदि के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद आता है प्रकाश। यह महाराष्ट्र के धुलिया जिले में स्थित एक ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। प्रकाश जौरवे संस्कृति से जुड़ा हुआ एक स्थल है। यहाँ से नवपाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के साक्ष्य मिले हैं। इस स्थल पर सर्वप्रथम मालवा संस्कृति का आगमन हुआ तथा उसके बाद जौरवे ने इसका स्थान लिया था। आगे है नावदा टोली। नावदा टोली मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में महेश्वर के निकट स्थित है। यहाँ से मसूर, उड़द, मूंग, मटर, बेर और अलसी प्राप्त हुआ है। इतने सारे अनाज भारत में अन्य किसी जगह से प्राप्त नहीं हुए थे। नावदा टोली से निम्न पुरापाषाण से लेकर ताम्रपाषाण तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ के लोग आयताकार मकान में रहते थे और तांबे तथा सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का प्रयोग करते थे। इसके बाद है कायथा। यह भी मध्य प्रदेश में ही उज्जैन जिले में स्थित है। कायथा में ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के 3 चरण प्राप्त हुए हैं। यह मालवा संस्कृति का प्रमुख स्थल है। यहाँ पर उत्कृष्ट मालवा मृतभांड पाया गया है। पहले चरण में बैगनी रंग का चित्रित मृतभांड, दूसरे चरण में काला और लाल मृतभांड और तीसरे चरण में मालवा संस्कृति के समान पाए गए हैं। आगे आता है पांडु राजार ढीबी। यह प्रमुख ताम्रपाषाणकालीन स्थल पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में स्थित है। यहाँ चावल और मछली के कांटे प्राप्त हुए हैं, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग मछली के साथ चावल खाते थे। यहाँ पर ताम्रपाषाण के साथ साथ लोह युग के भी साक्ष्य मिले हैं। आगे आता है महिषादल, जो पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित एक स्थल है, जहाँ पर चावल की खेती किए जाने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से ताम्रपाषाणकालीन लोगों के द्वारा प्रयुक्त काले लाल मृतभांड मिले हैं। यहाँ के लोग संभवतः आद्य शिव की आराधना करते थे, क्योंकि यहाँ से मिट्टी का लिंग मिला है। आगे आता है आहार। यह राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। आहार संस्कृति का नाम इसी आहार के नाम पर पड़ा है। आहार संस्कृति का काल 2100 से 1500 ईसा पूर्व का माना जाता है। आहार को ताम्बवती या तांबे वाली जगह भी कहते हैं। स्थल की महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ के प्रस्तर औजारों की पूर्ण अनुपस्थिति है। यहाँ से काले और लाल तथा चमकीले लाल मृतभांड मिले हैं। इसके बाद है गिलुंद। तो यह आहार संस्कृति का स्थानीय केंद्र है, जो कि राजस्थान में ही स्थित है। यहाँ से एक पत्थर फलक उद्योग पाया गया है तथा पकी हुई ईंटें भी मिली हैं। गिलुंद में लोगों द्वारा आरंभिक कृषि और पशुपालन के साक्ष्य हैं। फिर आता है गणेश्वर। गणेश्वर वर्तमान में राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। यहाँ पर तांबे के अनेक औजार मिले हैं। गणेश्वर हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को तांबे की आपूर्ति करता था। यहाँ पूर्व हड़प्पा कालीन पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तांबे से बना मछली का कांटा, चूड़ी और तीर खुदाई से निकले हैं। फिर आता है माहौर झारी। यह महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में नागपुर जिले में स्थित एक उत्तर हड़प्पाकालीन ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। यहाँ चिकने काले और लाल मृतभांड तथा ताम्र वस्तुएं मिली हैं। फिर सवालदा।
यह है महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में स्थित एक ताम्र पाषाण कालीन स्थल है जो पहले धुले जिले में पाया जाता था। यहाँ से तांबे की चूड़ियाँ और काले तथा लाल मृतभांड मिले हैं। सवालदा ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति का प्रारूप स्थल दायमाबाद है। फिर है गुंगेरिया। गुंगेरिया मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के उत्तर में स्थित है। यहाँ से एक ताम्र निधि या तांबे के बने उपकरणों का ढेर मिला है जिसमें 400 से अधिक तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ से प्राप्त वस्तुओं का कालखंड 2000 से 1500 ईसा पूर्व का है। फिर आता है नागदा जो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित उत्तर हड़प्पा और ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से कच्ची मिट्टी की ईंटों का परकोटा मिला है। इसी के साथ यहाँ से ईंटों की नाली भी मिली है। यहाँ से मालवा संस्कृति के मृतभांड मिलते हैं। आगे है सेनुआर जो कि बिहार के रोहतास जिले में स्थित है। यहाँ पर नव पाषाण कालीन के साथ साथ ताम्र पाषाण कालीन साक्ष्य मिलते हैं। सेनुआर से चावल के साथ अन्य अनाज और दलहन प्राप्त हुए हैं। इस स्थल से हड्डी के बने हुए औजार भी मिले हैं। आगे है चिरांद जो बिहार के सारण जिले में छपरा नगर में स्थित है। यहाँ से नवपाषाण कालीन से लेकर ताम्र पाषाण कालीन के अवशेष मिले हैं। यही कारण है कि इसे नवपाषाण कालीन स्थल के साथ साथ ताम्र पाषाण कालीन स्थल भी माना जाता है। यहाँ से हड्डियों के उपकरण, चावल के अवशेष आदि मिले हैं। संभवतः यहाँ के लोग मछली और चावल खाते थे। आगे है सैफई या साईपाई। ये उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित है। यहाँ से तांबे की तलवार, कुल्हाड़ी के साथ साथ पत्थर के औजार भी मिले हैं। इस स्थल से गेरू वर्णी मृतभांड के साथ साथ ताम्र पाषाण कालीन वस्तुएं और लाल तथा काले मृतभांड मिले हैं। इसके बाद है नोह। यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। यह एक ताम्र पाषाण कालीन स्थल है जहाँ से काले लाल मृतभांड के साथ साथ छिद्रित कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। नोह से सूती कपड़े के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद है लाल किला। लाल किला एक ताम्र पाषाण कालीन स्थल है जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है। यहाँ पर किए गए उत्खनन में ताम्र पाषाण कालीन वस्तुओं के साथ साथ सूक्ष्म पाषाण उद्योग के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ से गेरू वर्णी मृतभांड प्राप्त हुआ है। इसके बाद आता है दधेरी। दधेरी पंजाब में स्थित एक गांव है। यहाँ से मिले साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि उत्तर हड़प्पा संस्कृति के लोग और चित्रित धूसर मृतभांड का प्रयोग करने वाले लोग एक ही स्थान पर रहते थे। यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आर्यों के आगमन के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये थे सारे ताम्र पाषाण कालीन स्थल। अब कुछ महापाषाण कालीन स्थल या मेगालिथिक एज के स्थानों की भी बात कर लेते हैं, जिसमें पहला है आदिचनलूर। यह महापाषाण कालीन स्थल तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित है। यहाँ 50 से भी ज़्यादा पके हुए मिट्टी के पात्र और लोहे के औजार मिले हैं। महाराष्ट्र के जूनापानी से लेकर आदिचन्नालूर तक महापाषाण कालीन लोगों का सुव्यवस्थित विकास देखा गया है। इसके बाद है जदीगेनहल्ली। यह कर्नाटक राज्य में स्थित एक महापाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से हमें महापाषाण कालीन लोगों द्वारा प्रयुक्त होने वाले लाल काले मृतभांड और लोहे के औजार मिले हैं। यहाँ शहरी वस्तुएं भी मिली हैं जिससे ज्ञात होता है कि यहाँ के लोग व्यापार भी करते थे। आगे है नागार्जुनकोंडा। यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। यह एक विख्यात बौद्ध स्थल है, किंतु यहाँ से हमें महापाषाण कालीन लोगों के निवास के साक्ष्य भी मिले हैं। इस स्थान का यह नाम एक बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के नाम पर पड़ा है। यहाँ से स्तूप, विहार, चैत्यों के प्रमाण मिलते हैं। आगे है येल्लेश्वरम जो कि तेलंगाना के नलकोंडा जिले में स्थित महापाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से उत्खनन में 4 प्रकार की कब्रें मिली हैं। महापाषाण कालीन काले लाल पात्र लोहे के औजार के साथ मिले हैं। आगे है रायगीर। ये भी एक महापाषाण कालीन स्थल है जो तेलंगाना में गोदावरी नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। यहाँ से हमें जो महापाषाण कालीन कब्रें मिली हैं ना, वे मेनहीर्स टाइप की हैं। फिर है जनमपेट। यह तेलंगाना राज्य के खम्मम जिले में स्थित है। यहाँ से हमें महापाषाण कालीन लोगों से संबंधित कब्रें मिली हैं। फिर आता है जूनापानी। जूनापानी महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर लगभग 300 पत्थरों से घिरी कब्रें मिली हैं। यहाँ से हमें घोड़ों के दफनाने जाने के साक्ष्य भी मिले हैं और पत्थरों के समाधान में कुछ कप के आकार के पत्थर मिले हैं जो खगोलीय महत्व के प्रतीत होते हैं। फिर आता है बेलन घाटी। यह मिर्जापुर जिले में स्थित है जो उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से हमें महापाषाण कालीन स्थल भी मिलते हैं, साथ ही यहाँ पुरापाषाण कालीन स्थल के साक्ष्य भी मिले हैं। फिर आता है कराची
जो पाकिस्तान के दक्षिण में स्थित एक बंदरगाह नगर है। भारत के बाहर यहाँ से अनेक महापाषाणकालीन स्थल मिले हैं। कराची में बड़ी संख्या में महापाषाणकालीन कब्रें अरब प्रायद्वीप के महापाषाणकालीन सक्रियता को दर्शाती हैं। फिर आता है बांदा, जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ पर अनेक महापाषाणकालीन स्थल मिलते हैं, अनेक महापाषाणकालीन कब्रें मिलती हैं। इसके अतिरिक्त इनमें अनेक औजार और मृतभांड भी मिले हैं। फिर है मणिपुर, जो भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य है। मणिपुर के कई स्थलों से महापाषाणकालीन स्मारक या मॉन्यूमेंट पाए गए हैं। विशेषकर यहाँ हमें मैनहीट्स कब्रें मिली हैं, जिनका निर्माण शव को दफनाने के बाद उनके चारों ओर पत्थर खड़े करके किया जाता था। इसके बाद आता है देवसा। यह राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित महापाषाणकालीन स्थल है। यहाँ महापाषाणकालीन भांडों के अतिरिक्त काले और लाल भांड भी मिले हैं। कुछ गुलाबी क्वार्ट्जाइट पत्थर के एशुलियन हस्त कुठार भी यहाँ मिले हैं। अब एक नोट याद रखिएगा कि बुर्जहोम और गुफ कराल से भी महापाषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं। ये दोनों स्थल जम्मू कश्मीर में हैं और इन दोनों प्लेसेस को हम नवपाषाणकालीन स्थल के मैपिंग में देख चुके हैं। तो ये थे महापाषाणकालीन स्थल। चलिए अब फिर से थियोरी में वापस आते हैं और बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इसमें सबसे पहले जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ। इसमें हमें अलग अलग मत देखने मिलते हैं, जिसमें पहला मत है मेसोपोटामिया से उत्पत्ति। तो गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, क्रैमर आदि जैसे विद्वानों ने हड़प्पा को विदेशी सभ्यता से उत्पन्न हुआ माना था। इसमें इन्होंने मेसोपोटामिया से इसकी उत्पत्ति मानी। व्हीलर ने कहा था कि सभ्यता का विचार मेसोपोटामिया से आया, क्योंकि विचारों के पंख होते हैं। उनका कहना था कि सिंधु सभ्यता अपने पहले ही चरण में पूर्णतः विकसित हो चुकी थी और पूर्व समय में उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों से उसकी कोई समानता नहीं थी। इन विद्वानों ने इस मत के पक्ष में कुछ इस तरह के तर्क दिए थे कि मोहनजोदाड़ो में अन्नागार और दुर्ग में लकड़ी का प्रयोग मिला है, जैसा कि मेसोपोटामिया में देखने मिलता है। साथ ही बलूचिस्तान क्षेत्र में मेसोपोटामिया के समान ही जिंगुरेट या चबूतरा मिला है, जो वहाँ के राजतंत्री शासन को सूचित करता है। दोनों ही सभ्यताओं में नगरीकरण और ईंटों के निर्माण मिलता है। लेकिन इनके तर्क कुछ इस तरह से खंडित किए जाते हैं कि मेसोपोटामिया के नगर अनियमित बसे हुए थे, जबकि हड़प्पा सभ्यता के नगर सुनियोजित थे। हड़प्पा में आग से पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था, जबकि मेसोपोटामिया में ऐसा नहीं था। साथ ही हड़प्पा और मेसोपोटामिया की लिपि में स्वरूपगत अंतर भी देखने मिलता है। मतलब हड़प्पा में चित्राक्षर लिपि थी, तो वहीं मेसोपोटामिया में ऐसी लिपि नहीं थी। मेसोपोटामिया में धार्मिक स्मारक बहुतायत में मिलते हैं, जो कि धार्मिक तत्वों की मुख्य भूमिका को संकेतित करते हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में इतने ज़्यादा धार्मिक भवन नहीं मिले हैं। अब इन तर्कों से निष्कर्ष यह निकलता है कि बहुत से अंतर होने के कारण इसकी उत्पत्ति मेसोपोटामिया से नहीं मानी जा सकती। हो सकता है कि उस समय हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच व्यापारिक संबंध थे, इसलिए यहाँ की वस्तुओं में कुछ समानताएं देखने मिली हैं। उत्पत्ति का अगला सिद्धांत आता है आर्य उत्पत्ति का मत। ये मत कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता आर्य थे। इसके पक्ष में कुछ तर्क इस प्रकार हैं कि आर्यों का आरंभिक क्षेत्र सप्त सैंधव प्रदेश था और ऋग्वेद में भी इस क्षेत्र की प्रमुख नदियों का उल्लेख मिलता है, जहाँ पर नदियों के क्षेत्र के अंतर्गत ही उन्होंने अपने रीति रिवाज और परंपराओं का विकास किया था, जैसा कि हड़प्पा वासियों का क्षेत्र भी इसी नदी के समीप मिलता है। आर्य उत्पत्ति के मत में राजा राम और नटवर झा इन्होंने एक मुहर प्राप्त की थी, जिसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स के माध्यम से बताया था कि इसमें घोड़े का चित्र अंकित है, जो कि आर्यों का प्रमुख पशु था और यही हड़प्पा सभ्यता में भी मिला है। लेकिन अब आर्यों के उत्पत्ति के मत में भी विपक्ष में कई तर्क सामने आते हैं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता और आर्यों के सामाजिक आर्थिक धार्मिक विश्वास में भिन्नता दिखती है। आर्यों की सभ्यता पशुचारण पर आधारित थी और वहाँ लिपि का अभाव था, जबकि हड़प्पा में निवासी लिपि से युक्त थे और संगठित रूप से कृषि करते थे। ऋग्वेद में आर्यों के नेता को पुरंदर कहा गया है, जिसका अर्थ होता है किलों को गिनाने वाला। इन किलों की पहचान हड़प्पाई नगरों के रूप में की गई है। वस्तुतः आर्यों के प्रमुख इंद्र को संहारक माना गया है, निर्माता नहीं। इस दृष्टि से आर्यों को सिंधु सभ्यता का निर्माता नहीं माना जा सकता। अब उत्पत्ति का अगला मत आता है सोथी संस्कृति से उत्पत्ति। इसमें अमलानंद घोष और डीपी अग्रवाल कहते हैं कि सोती मृतभांड हड़प्पा कालीन कालीबंगा से प्राप्त मृतभांडों से मिलते जुलते हैं, इसीलिए दोनों के निर्माता भी एक ही होंगे। अब यह बात ठीक है कि मृतभांड तो समान है, लेकिन सिर्फ एक तथ्य के आधार पर सिंधु सभ्यता का पूरा उद्भव सोती संस्कृति से नहीं बताया जा सकता।
उत्पत्ति का अगला सिद्धांत है क्रमिक विकास का सिद्धांत। ये सबसे मान्य है। हड़प्पा संस्कृति के इसमें 4 चरण दिखाए गए हैं। इसमें हड़प्पाइयों की उत्पत्ति बलूचिस्तान कृषक संस्कृति से मानी गई है। यहाँ पर फेयर सर्विस और रोमिला थापर कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माण और उद्भव एक दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम है। फेयर सर्विस ने बलूचिस्तान, दक्षिणी अफगानिस्तान, सिंध, गुजरात, राजस्थान में हुए उत्खनन के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि इस हड़प्पा सभ्यता का क्रमिक विकास हुआ है। इन्हीं ग्राम संस्कृतियों का विकसित रूप हड़प्पा सभ्यता के नगरीय चरण में देखने मिलता है। अब क्रमिक विकास के कुछ चरण इस प्रकार हैं। पहला चरण आता है पूर्व हड़प्पा काल 5500 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व। इसमें प्रमुखतः मेहरगढ़, किलीगुल मोहम्मद, राना घुंडई आदि क्षेत्रों में कृषि आरंभ हुई थी। फिर गेहूं, जौ जैसी फसलों का उत्पादन हुआ, मृतभांड बनने लगे थे और स्थायी गांव बसने लगे थे। इसके बाद दूसरा चरण आता है आरंभिक हड़प्पा काल 3500 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व। दूसरे चरण के प्रमुख क्षेत्र हैं आमरी, कोटदीजी और कालीबंगा। इस चरण में सर्वाधिक गांव अस्तित्व में आए, कृषि में तकनीकी प्रयोग बढ़ा, लकड़ियों के हल का प्रयोग शुरू हो गया था, फलतः कृषि उत्पादन बढ़ा और अन्नागार बनने लगे थे। इसी क्रम में शिल्प निर्माण को प्रोत्साहन मिला। वस्त्र, हाथी दांत की सामग्रियां, मृत भांडों का निर्माण प्रमुख रूप से होने लगा था, जिससे कि व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ने लगी थी। इसी क्रम में लिपि का भी विकास हुआ। गुजरात के धौलावीरा नामक स्थान से लिपि के साक्ष्य मिले हैं। आगे आता है तृतीय चरण, जो है परिपक्व हड़प्पा काल। ये 2600 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के मध्य का समय है। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल। इस चरण में व्यापारिक केंद्र, उत्पादन केंद्र और बंदरगाह केंद्र के रूप में नगरों का विकास होने लगा था। सुनियोजित रूप से नगर बनने लगे थे और ईंट निर्माण, मापतौल प्रणाली तथा लिपि की एक रूपता सामने आई थी। अब दूरस्थ व्यापार होने लगा था। इसी क्रम में मिस्र, मेसोपोटामिया और ईरान आदि से व्यापारिक संबंध कायम हुए थे। आगे चौथा चरण आता है, जो है पतनोन्मुखी हड़प्पा काल। ये 1800 ईसा पूर्व के बाद का समय है। इसे उत्तर हड़प्पा काल भी कह सकते हैं। इसमें प्राकृतिक और पारिस्थितिकी कारणों से कृषि उत्पादकता में कमी आई थी और शिल्प निर्माण तथा व्यापार अवरुद्ध हुआ था। भवन निर्माण प्रक्रिया में भी गिरावट आने लगी थी। लोग नगरों से ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन करने लगे थे। इस ग्रामीण चरण को चहुंदड़ों में झूकर जाकर संस्कृति, पंजाब में बारा संस्कृति, गुजरात में लाल चमकदार मृतभांड संस्कृति आदि के नाम से जाना गया है। इन्हें परवर्ती हड़प्पा संस्कृतियां भी कहा गया। इन 4 चरणों में विकास और पतन हुआ था हड़प्पा सभ्यता का। उत्पत्ति के संदर्भ में सारे मत देखने के बाद हम यह देख सकते हैं कि क्रमिक विकास का सिद्धांत हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति में सबसे सटीक बैठता है। चलिए अब उत्पत्ति के बाद बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की विभिन्न विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले देखेंगे राजनीतिक विशेषताएं। शासन के संबंध में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ कहते हैं यहाँ पुरोहित वर्ग का शासन था, तो कुछ व्यापारिक वर्ग को मानते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर कोई व्यापक धार्मिक संरचना और पुरोहित वर्ग का साक्ष्य नहीं मिला है, इसलिए पुरोहितों का शासन नहीं माना जा सकता। लेकिन उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह बात कही जाती है कि यहाँ केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी, क्योंकि यहाँ सुनियोजित नगर निर्माण योजना थी, मापतौल प्रणाली में एक रूपता थी। ऐसे तत्व तो केंद्रीय प्रशासनिक संरचना में ही देखे जाते हैं। अब चूंकि हड़प्पा निवासी व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न थे, इसलिए माना जाता है कि व्यापारिक वर्ग की भूमिका मौजूद रही होगी यहाँ। आगे आर्थिक विशेषताओं की बात करते हैं। इसमें पहला आता है कृषि। हड़प्पा सभ्यता में मुख्य पेशा कृषि ही था। मुख्य रूप से गेहूं, जौ, बाजरा, चना, कपास आदि की खेती की जाती थी। यह कृषि नदियों के किनारे उपजाऊ भूमि में की जाती थी। साथ ही कृषि में हल का प्रयोग होता था। कालीबंगा से मिले साक्ष्य हल से भूमि की जुताई को दर्शाते हैं। भूमि की उर्वरता अच्छी थी, जिससे उत्पादकता बढ़ी और उत्पादन अधिशेष की स्थिति सामने आई। अब लोथल और रंगपुर में धान की भूसी और दाने मिले हैं, लेकिन फिर भी हड़प्पा निवासी इसकी खेती में रुचि नहीं लेते थे। इस तरह चावल उत्पादन से परिचित नहीं थे हड़प्पावासी। कृषि के बाद आता है पशुपालन, जिसमें विभिन्न पुरातात्विक साक्ष्यों जैसे मोहर और मृत भांडों पर अंकित पशुओं की आकृति और प्राप्त पशु जीवाश्मों के आधार पर पशुपालन का प्रचलन पता चलता है। यहाँ पर हड़प्पा निवासी भोजन और खाद्य आवश्यकता की पूर्ति के लिए कृषि कार्य और परिवहन के साधनों के रूप में पशुओं का उपयोग करते थे।
वस्तुतः बैलगाड़ी यातायात का प्रमुख साधन था और दूसरी तरफ ऊनी वस्त्र, चमड़े की सामग्री, हाथी दांत की सामग्री आदि के निर्माण के लिए पशु पाले जाते थे। इस तरह गाय, बैल, भैंसा, हाथी, कुत्ते आदि पशु के पाले जाने के साक्ष्य मिलते हैं। घोड़े के पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन घोड़े की अस्थियां कुछ स्थानों जैसे सुतका गेंडोर और रानागुंडई से मिली हैं, जो इसके सीमित उपयोग को सूचित करती हैं। अब हड़प्पा निवासी युद्धप्रिय नहीं थे, इसलिए आक्रमणकारी भी नहीं थे, इसलिए उनके जीवन में घोड़े की उपयोगिता देखने नहीं मिलती। आगे बात करते हैं शिल्प उद्योग के बारे में। तो हड़प्पा में अधिशेष कृषि के चलते गैर कृषि कर्मों को प्रोत्साहन मिला था। अनेक शिल्पों का विकास भी हुआ। शिल्प का निर्माण श्रम विभाजन और विशेषीकरण से युक्त था। प्रमुख शिल्पों में वस्त्र निर्माण, ईंट निर्माण, मृतभांड निर्माण, धातु सामग्री निर्माण, हाथी दांत की सामग्री का निर्माण आदि प्रमुख थे। मोहनजोदड़ो से मिली कांस्य नर्तकी की मूर्ति धातु शिल्प का उदाहरण है। इसी तरह बैलगाड़ी और नाव का निर्माण काष्ठ शिल्प का उदाहरण है। सोने और चांदी के आभूषण भी बनाए जाते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के घरों में सूत काटने वाली तकलियां और चरखे भी प्राप्त हुए हैं, जो कि वस्त्र निर्माण उद्योग को सूचित करते हैं। लोथल से हाथी दांत का स्केल मिला है, जो कि हाथी दांत से सामग्री के निर्माण उद्योग को सूचित करता है। आगे देखते हैं व्यापार और वाणिज्य के बारे में। देखिए, यहाँ कृषि अधिशेष था तो शिल्प कला का विकास हुआ। विभिन्न शिल्पों में जो भी सामग्रियों का निर्माण होता था तो उन्हें वस्तुओं के निर्माण के लिए कच्चा माल और निर्मित वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता होती थी। इसी के चलते व्यापार सामने आया। साथ ही व्यापार ने खाद्यान्न आवश्यकता और संपन्न वर्ग की विलासिता की वस्तुओं की आपूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हड़प्पा सभ्यता में आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार होते थे। आंतरिक व्यापार के अंतर्गत हड़प्पा निवासी राजस्थान से तांबा, लोथल गुजरात से हाथी दांत की सामग्री आदि प्राप्त करते थे। बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र से चांदी, शंख, सीप और मोती काठियावाड़ रीजन से प्राप्त किया जाता था। इसी तरह बाहर से होने वाले व्यापार की बात करें तो मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान से सोना चांदी की प्राप्ति की जाती थी। अफगानिस्तान से बदख्शां के बहुमूल्य पत्थर, लाजवर्द आदि की प्राप्ति होती थी और इन सामग्रियों के बदले भारत से लकड़ी के सामान, खाद्यान्न, हाथी दांत की सामग्री और वस्त्रों का निर्यात किया जाता था। यह व्यापारिक संतुलन हड़प्पा सभ्यता के पक्ष में ही था। हड़प्पा सभ्यता में इस व्यापार वाणिज्य के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं, जैसे हड़प्पाई मोहरों और वस्त्रों का मेसोपोटामिया में पाया जाना, हड़प्पाई क्षेत्र में फारस की मोहरों का मिलना। लोथल से गोदीबाड़ा का साक्ष्य विदेशी व्यापार को सूचित करता है। इसी तरह मेसोपोटामिया से वहाँ के शासक सारगोन के अभिलेख में मेलुहा शब्द मिलता है। मेलुहा वहाँ के लोग सिंधु सभ्यता के व्यापारियों को कहते थे। आगे सिंधु निवासी स्थल और जल मार्ग दोनों से व्यापार करते थे। नर्मदा के तट पर मेघम, भोगवा नदी के तट पर लोथल और दाश्क नदी के तट पर सुतका गेंडोर प्रमुख सामुद्रिक बंदरगाह थे। साथ ही साथ मृदा और कांस्य निर्मित बैलगाड़ियों के साक्ष्य स्थल व्यापार को सूचित भी करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मापतौल प्रणाली में एक रूपता थी, जो व्यापार के विकास का प्रमुख तत्व थी। मोहनजोदड़ो और लोथल से तराजू तथा हाथी दांत के स्केल मिले हैं, जो मापतौल को प्रमाणित करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय के साधन के रूप में वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। मोहरें भी प्राप्त हुई हैं, लेकिन उनका उपयोग व्यापार वाणिज्य में वस्तुओं के बंडल पर सील लगाने तथा पहचान चिन्ह अंकित करने के लिए किया जाता था। हड़प्पा वासियों की एक लिपि थी। वे लेखन प्रणाली से परिचित थे। इस लेखन प्रणाली में वस्तुओं के आयात निर्यात तथा उसका लेखा जोखा रखने में प्रयोग किया जाता था। अब इस व्यापक व्यापार ने हड़प्पा सभ्यता में नगरीकरण को बढ़ावा दिया था। इसी के तहत प्रशासनिक नगरों में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तथा व्यापारिक केंद्र के रूप में लोथल और सुतका केंडोर जैसे नगरों का विकास हुआ था। ये सारे कृषि अधिशेष, शिल्पों के विकास, व्यापार में वृद्धि और विदेशों से हड़प्पा के लोगों का संबंध यहाँ के व्यापारिक अधिशेष को सूचित करता था, जिसने उच्च नगरीकृत सभ्यता को जन्म दिया। चलिए आर्थिक व्यवस्था को देखने के बाद हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक विशेषताओं की बात करते हैं। हड़प्पा समाज में अन्य समाजों की तरह जटिल स्थिति मौजूद थी। पुरातात्विक साक्ष्यों से यहाँ वर्गीय विभाजन देखने मिलता है। समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग में बटा हुआ था।
आवासीय संरचना और समाधान पद्धति तथा उनमें मिली सामग्रियां आर्थिक सामाजिक विषमता को दर्शाती हैं। इसी तरह खुदाई में मिले मानव कंकालों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि समाज में विभिन्न प्रजातियां जैसे भूमध्य सागरी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, मंगोलाइट, अल्पाइन आदि से संबंधित लोग रहते थे। खुदाई से प्राप्त बड़े आवास गृहों के अवशेष इस बात को संकेतित करते हैं कि समाज की प्राथमिक इकाई परिवार थी और संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी। हड़प्पा सभ्यता में भी दास प्रथा का प्रचलन रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर व्यापक पैमाने में बड़े बड़े भवनों का निर्माण देखने मिला है और नगरों के पश्चिमी और पूर्वी भाग में विभाजन का होना दास प्रथा की उपस्थिति को दर्शाता है, जिससे हम समझ सकते हैं कि पश्चिमी भाग में शासक वर्ग रहते थे और पूर्वी भाग में निचला शहर था जहाँ सामान्य लोग रहते थे। महिलाओं की दशाओं की बात करें तो बड़ी संख्या में प्राप्त नारी मूर्तियाँ जैसे मातृ देवी की उपासना आदि प्रमाणित करते हैं कि इसमें समाज में मात्र सत्तात्मक स्वरूप था। लेकिन साथ ही लोथल से मिला युग्मित समाधान सती प्रथा की ओर संकेत करता है। नारी चित्रों के आधार पर हम कह सकते हैं कि स्त्रियों में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। खान पान की बात करें तो हड़प्पा निवासी मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे। पहनावे में वे सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। विभिन्न मूर्तियों में वस्त्रों की संरचना मिलती है, तो साथ ही मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं और विभिन्न स्थलों से प्राप्त कंघी, दर्पण, लिपस्टिक आदि समाज में साज सज्जा और अलंकरण की प्रवृत्ति को सूचित करते हैं। चहूदड़ों से लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा से प्रसाधन बॉक्स मिला है। विभिन्न मूर्तियों में बालों के अलंकरण को दर्शाया गया है, जो कि समाज में केश सज्जा को विशेष बल देता है। साथ ही साथ हड़प्पा निवासी आभूषण के प्रेमी भी थे। वे कंगन, चूड़ियाँ, माला आदि पहनते थे, जिनका निर्माण बहुमूल्य पत्थरों, सोना, चांदी, तांबा, कांसा आदि धातुओं से होता था। मनोरंजन की बात करें तो सिंधु निवासी मनोरंजन के आंतरिक और बाह्य रूप से परिचित थे। मनोरंजन के साधनों में पासा खेलना, मछली पकड़ना, शिकार करना आदि जैसे कार्य शामिल थे। साथ ही मोहनजोदड़ो में मिली नर्तकी की मूर्ति समाज में नृत्य संगीत के प्रचलन को संकेतित करती है। हड़प्पा निवासियों में बच्चों के मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता था, जिसमें मिट्टी के खिलौने मिले हैं। इसी तरह एक मोहर पर व्यक्ति को व्यायाम करते हुए दिखाया गया है, जो उस काल में मनोरंजन को भी सूचित करता है। यहाँ पर शवाधान की पद्धतियों की बात करें तो मुख्यतः 3 तरह की पद्धतियाँ मिलती हैं। पहला है पूर्ण समाधिकरण, दूसरा आंशिक समाधिकरण और तीसरा है दाह कर्म। पूर्ण समाधिकरण के साक्ष्य मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के कब्रिस्तान से प्राप्त हुए हैं। समाधि स्थल से दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जो सैंधव निवासियों के पारलौकिक जीवन के प्रति आस्था को दर्शाती हैं। इन विशेषताओं के आधार पर हड़प्पाई समाज वर्ग विभाजन, विषमता मूलक और बहुजातीयता से युक्त माना जाता है। विभिन्न प्रजातियों की उपस्थिति समाज के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को संकेतित करती हैं, जो भारतीय संस्कृति की मूल पहचान है। सैंधव समाज की अनेक विशेषताएं आज के भारतीय समाज में भी दिखाई देती हैं। चलिए अब हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक विशेषताओं की बात करते हैं। सामान्यतः धर्म के 2 पहलू होते हैं। पहला दार्शनिक पहलू और दूसरा है कर्मकांडी पहलू। दार्शनिक पहलू उन ग्रंथों में पाया जाता है जहां ब्रह्म जीव जगत के संबंधों को उल्लेखित किया जाता है। वहीं कर्मकांडी पहलू की जानकारी भौतिक अवशेष के रूप में प्राप्त सामग्रियों से होती है। हड़प्पा लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है और ना ही वहाँ के साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हैं। अतः हड़प्पा वासियों के दार्शनिक पहलुओं के बारे में ठोस जानकारी नहीं मिल पाती। लेकिन खुदाई के माध्यम से प्राप्त भौतिक अवशेषों से हड़प्पा लोगों के कर्मकांडी विश्वास को जाना जा सकता है। इस धार्मिक विश्वास का अनुमान लगाने का आधार ऐतिहासिक काल का भारतीय धार्मिक विश्वास है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता में बड़ी मात्रा में नारियों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जो कि बताती हैं कि यहाँ मातृ देवी की पूजा होती थी और इसे प्रसन्न करने के लिए बलि के साक्ष्य भी मिले हैं। चहूदड़ों से प्राप्त मोहर में बलि प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। साथ ही मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर में पशुपति शिव जैसी आकृति अंकित है, जो समाज में पशुपति पूजा के प्रचलन को प्रमाणित करती है। हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष की पूजा भी प्रचलित थी। लोग पीपल, नीम आदि के वृक्ष को पवित्र मानकर पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर पीपल के पत्तों के बीच में किसी देवता का चित्र अंकित है। इसी तरह मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर में नाग का चित्र मिलता है, जो नाग पूजा को दर्शाता है। इसी तरह कुछ मुद्राओं पर कुबड़दार बैल का अंकन मिलता है, जो इसकी पूजा को संकेतित करता है। मतलब समाज में पशु पूजा प्रचलित थी।
मोहनजोदड़ो से मिले विशाल स्नानागार जल के धार्मिक महत्व को भी सूचित करते हैं। लोथल और कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य अग्नि पूजा को प्रमाणित करते हैं। इसी तरह मूर्तियों में योगासन की मुद्राओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग योग साधना भी करते थे। हड़प्पा निवासी मरणोपरांत पारलौकिक जीवन पर भी विश्वास रखते थे, इसलिए समाधि में विभिन्न सामग्रियां मिली हैं। इसी तरह हड़प्पा निवासियों के धर्म का स्वरूप बहुदेववादी और प्रकृति पूजक के रूप में दिखता है। यह धार्मिक विश्वास आगे भी भारतीय समाज में मिलता है, जो हड़प्पा सभ्यता की निरंतरता को दर्शाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना के बारे में। हड़प्पा सभ्यता में नगर पूर्वी और पश्चिमी भाग में विभाजित थे। पश्चिमी भाग अपेक्षाकृत ऊंचा स्थान था और सुरक्षित दीवारों से घिरा हुआ था, जिसे दुर्ग या गढ़ी कहा गया। यहाँ शासक वर्ग निवास करते थे, जबकि पूर्वी भाग को निचले शहर के रूप में माना जाता है। यहाँ पर आम जनता निवास करती होगी। इस तरह समाज में विषमता मौजूद थी। भवन निर्माण के लिए सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन कहीं कहीं कच्ची ईंटों से भी निर्माण के साक्ष्य मिले हैं, जैसे कालीबंगा में। हड़प्पाई लोग भवन निर्माण में अलंकरण से ज़्यादा उपयोगिता पर बल देते थे। भवन 2 मंजिला भी होते थे। सीढ़ियों के निर्माण के लिए लकड़ियों का प्रयोग किया जाता था। भवनों का मुख्य द्वार मुख्य सड़क पर ना खुलकर पीछे गलियों में खुलता था। वस्तुतः सड़कें कच्ची होती थीं, अतः स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए धूल गंदगी से बचने के लिए और दुर्घटना से बचने के लिए भवनों का दरवाज़ा मुख्य सड़क पर ना खुलकर पीछे खोला जाता था। नगरों में सड़कें चौड़ी और समकोण पर होती थीं। इन नगरों का विकास नदी घाटी क्षेत्र के साथ साथ उन शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में भी हुआ जहां लवणीय भूजल की दशाएं थीं। दरअसल सभ्यता के उदय में धातु प्रौद्योगिकी की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और चूंकि इस काल में लौह धातु का उपयोग अज्ञात था, ऐसे में तांबे और कांसे की भूमिका महत्वपूर्ण थी। राजस्थान में तांबे की प्रचुर मात्रा थी। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र तांबा और टिन के लिए उपयोगी भी होते हैं। यहाँ घने वन नहीं होते, अतः कांसे की मदद से इन्हें कृषि उपयोग के लिए अनुकूल बनाया जा सकता है। आगे हड़प्पा में व्यापारिक गतिविधियां अत्यंत विकसित थीं और बाह्य व्यापार के लिए समुद्री रास्तों का प्रयोग होता था। इसीलिए ऐसे क्षेत्र व्यापारिक नगर के रूप में भी विकसित हुए। यही कारण है कि कई स्थल अर्धशुष्क होने के बावजूद नगरीय केंद्रों के रूप में विकसित देखे गए हैं। नगरीय विकास में कृषि की तुलना में उन्नत व्यापार की भूमिका अधिक देखी जाती है। आगे बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के जल निकास प्रबंधन की। तो नगरों की जल निकास व्यवस्था समकालीन विश्व का आश्चर्यजनक पहलू है। यहाँ पर जल निकासी की उत्तम प्रणाली मौजूद थी। यहाँ के लोग स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति सचेत थे। इसी के चलते घर के बाजू में छोटी नालियाँ, जिन्हें ईंटों से ढका जाता था, ये सड़क के किनारे की बड़ी नालियों में मिलती थी। बड़ी नालियों में यातायात के चलते उन्हें पत्थरों से ढका जाता था। ये बड़ी नालियाँ आगे चलकर एक बड़े गड्ढे या मैन होल में मिलती थीं, जिसे ढक दिया जाता था। इतना ही नहीं, भवनों के ऊपर की मंजिलों में जल निकास के लिए नालियाँ भी होती थीं। पक्की ईंटों के पाइप वाली नालियों के उदाहरण चबूतरों से मिलते हैं। वहीं कालीबंगा में लकड़ी की नली के प्रयोग मिलते हैं। नालियों में प्रयुक्त ईंटों को गारे, जिप्सम आदि से मिलाकर जोड़ा जाता था ताकि जल का रिसाव न हो। इन नालियों की उपस्थिति पेयजल स्रोतों से दूर रखी जाती थी ताकि पेयजल संबंधी बीमारियां ना हो। यह हड़प्पा वासियों के स्वच्छता के प्रति सचेत होने को दर्शाती हैं। नालियों के निर्माण में इस बात का ध्यान रखा जाता था कि इससे राहगीरों को कठिनाई ना हो, अतः ढाल पर नालियों को प्रायः सीढ़ीदार बनाया जाता था, जिससे पानी का वेग कम ना हो। चलिए अब यहाँ के जल संरक्षण और पेयजल की बात करते हैं। नगरों में पेयजल सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों कुएं होते थे। सड़कों के किनारे सामान्यतः जनों और राहगीरों के लिए सार्वजनिक कुएं बनाए जाते थे। अब जिन निजी आवासों के अंदर कुएं होते थे, उनके फर्श को ईंट बिछाकर निर्मित किया गया था तथा वहां घड़े रखने के लिए गहरी जगह भी बनाई गई थी। यहाँ की यह जल संरक्षण व्यवस्था यहाँ के वैज्ञानिक ज्ञान को सूचित करती है। कच्छ के इलाके में भूमिगत जल पीने योग्य न था और वहाँ ना कोई नदी और ना कोई झील थी, और सामान्यतः यह 62 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र था। अतः निवासियों की जल आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए धौलावीरा जैसे क्षेत्र में जल संरक्षण को अपनाया गया था। जल संरक्षण के लिए यहाँ 16 जलाशयों का निर्माण किया गया था। ये जलाशय उत्तर दक्षिण में 70 मीटर लंबे, 24 मीटर चौड़े और 7.5 मीटर गहरे थे। इनका निर्माण कारीगरों की कुशलता को दर्शाता है। एक जलाशय को दूसरे जलाशय से जोड़ा गया था।
क्षेत्रीय वातावरण और परिस्थिति के अनुसार सैंधव निवासियों ने जल संरक्षण किया था। तो हड़प्पा निवासी की नगर निर्माण योजना, जल निकासी योजना, जल संरक्षण प्रबंधन योजना, ये सभी तथ्य यहाँ के वैज्ञानिक ज्ञान को प्रमाणित करते हैं। अब किसी भी स्थान में नगरीकरण के तत्व कौन कौन से होते हैं उसको एक नज़र में देख लेते हैं। पहला, जहाँ नगरीकरण होगा वहाँ कृषि अधिशेष होगा, श्रम का विभाजन और विशेषीकरण होगा, गैर कृषि कर्म विकसित होंगे, वर्ग वैषम्य और या वर्ग विभाजन होगा, अधिशेष के उत्पादन और वितरण के लिए पूर्णकालिक शासक और प्रशासन व्यवस्था होगी, सुव्यवस्थित कर प्रणाली होगी, मापतौल प्रणाली होगी, लिपि विकसित होगी, विकसित व्यापारिक तंत्र, व्यापार के लिए परिवहन के साधन भी उपलब्ध होंगे, स्मारक भवन होंगे, धार्मिक विश्वास और धार्मिक भवन होंगे तथा मुद्रा अर्थव्यवस्था विकसित होगी। ये सारे तथ्य नगरीकरण को दर्शाते हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता में मौजूद थे। चलिए अब आगे बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के वैज्ञानिक ज्ञान या वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में, जो कि इस प्रकार है। पहला, सुनियोजित नगर निर्माण योजना, समकोण पर काटती हुई सड़कें, बाट माप प्रणाली, मापतौल प्रणाली की एकरूपता, मिश्रित धातुओं का निर्माण, हल का निर्माण, बैलगाड़ी और जहाज का निर्माण, ये सभी उनके वैज्ञानिक ज्ञान को दर्शाते हैं। यहाँ पर रसायन विज्ञान का भी पर्याप्त विकास हुआ था, जैसे तांबे और टिन का निश्चित अनुपात मिश्रण करके कांसे का निर्माण कर रहे थे ये लोग। इसी तरह कृषि की विभिन्न फसलों को अलग अलग समय में बोना, उनका काटा जाना, उनके मौसम विज्ञान की जानकारी को दर्शाता है। वहीं गणित की विभिन्न शाखाओं से परिचित थे, जिसमें मापतौल के लिए उनके विभिन्न मानक निर्धारित किए गए थे। हाथीदास से निर्मित स्केल, मोहनजोदड़ो में मिले तराजू बाट माप प्रणाली को सूचित करते हैं। साथ ही कालीमंगा में मिले अग्निकुंड उनके ज्यामिति ज्ञान को दर्शाते हैं। इतना ही नहीं, मोहरों के निर्माण, जलाशय और अन्नागार का निर्माण और उसमें प्रयुक्त ईंटों का आकार, ये ईंटें 4:2:1 के अनुपात में थीं। ये सभी इनके गणितीय ज्ञान को दर्शाते हैं। चिकित्सकीय ज्ञान की बात करें तो उन्हें शल्य चिकित्सा का भी ज्ञान था। कालीमंगा और लोथल से मिली मानव खोपड़ी से शल्य चिकित्सा संबंधी ज्ञान की जानकारी मिलती है। सबसे बढ़कर हड़प्पा निवासी इस वैज्ञानिक चिंतन से युक्त थे कि स्वच्छता स्वास्थ्य का आधार है और स्वास्थ्य ही जीवन है, जिसमें उन्होंने जल निकासी प्रणाली और जल संरक्षण का कार्य किया था। अब हड़प्पा सभ्यता की थ्योरी के अंतिम टॉपिक में बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप या उसकी विशिष्टता कैसी थी। तो इसके 8 स्वरूप देखने मिलते हैं। पहला है देसी सभ्यता, जो कि हमें उत्पत्ति और विकास की क्रमिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप देखने मिलती है, जिसमें हड़प्पा सभ्यता का विकास हमें स्थानीय बलूची कृषक ग्रामीण संस्कृति से देखने मिलता है। इसके बाद दूसरा आता है विस्तृत सभ्यता का स्वरूप। तो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से 3 गुना ज़्यादा था। यह सभ्यता उत्तर में मांदा, दक्षिण में दैमाबाद, पश्चिम में सुतका गेंडोर और पूर्व में आलमगीरपुर तक फैली हुई थी। क्षेत्र के साथ साथ यह कालक्रम की दृष्टि से भी विस्तृत दिखाई देती है और इनमें भौतिक और आध्यात्मिक तत्व आज भी निरंतरता में मौजूद हैं। कृषि का ज्ञान, नगरों का विकास, कपास की खेती, अग्नि पूजा, जल पूजा, नाग पूजा आदि जैसे धार्मिक विश्वास हमें आज भी देखने मिलते हैं। इसलिए यह सभ्यता दीर्घजीवी मानी जाती है। आगे तीसरा स्वरूप आता है कांस्य युगीन सभ्यता का स्वरूप। हड़प्पा निवासियों ने तांबे और टिन का मिश्रण कर कांसे का निर्माण किया था और अपनी वैज्ञानिक तकनीकी कुशलता का प्रमाण दिया। यह कांस्य युगीन सभ्यता उसे समकालीन अन्य ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियों से विशिष्ट स्वरूप प्रदान करती है। चौथा स्वरूप आता है बहुप्रजातीय सभ्यता। यह विभिन्न प्रजातियों जैसे भूमध्य सागरी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, मंगोलाइट और अल्पाइन आदि प्रजातियों के मौजूद होने को भी दर्शाती है। पांचवा स्वरूप आता है शांति मूलक सभ्यता, जो कि हमें विभिन्न व्यापार वाणिज्य का विकास, विभिन्न प्रजातियों का सह अस्तित्व, उत्खनन में आक्रमण हथियारों का ना पाया जाना आदि शांति मूलक सभ्यता को दर्शाते हैं। वर्तमान में भी भारत की विदेश नीति आक्रामक नहीं है, बल्कि शांति पर ही बल देती है। अगला स्वरूप है नगरीय सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का नगरीकृत सभ्यता है। इसमें हमने नगरीकरण के विभिन्न तत्व पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सातवां स्वरूप आता है नदी घाटी सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का विकास नदियों की गोद में हुआ और इसीलिए यहाँ के अधिकांश नगर नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं। हाँ, लेकिन जैसे ही नदियों ने अपना मार्ग परिवर्तित किया तो इन नगरों को बाढ़ जैसी स्थिति का सामना भी करना पड़ा था।
जिसमें कृषि उत्पादन में गिरावट देखी गई और नगरीय सभ्यता का पतन भी देखा गया था। मतलब नदियों ने इस सभ्यता के निर्माण या विकास और पतन दोनों में भूमिका निभाई थी। आठवां और अंतिम स्वरूप आता है प्रगतिशील स्वरूप। हड़प्पा निवासियों का दृष्टिकोण प्रगतिशील था। वे आडंबर से मुक्त थे, जो उनके भवन निर्माण से प्रमाणित होता है। उन्होंने भवन निर्माण में अलंकरण पर नहीं बल्कि उपयोगिता पर बल दिया था। नालियों को ढका हुआ रखा था, पेयजल स्वच्छता पर बल देते थे, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक थे, जल संरक्षण करते थे। ये सभी उनकी प्रगतिशीलता को दर्शाते हैं। साथ ही साथ समाज में विभिन्न धार्मिक विश्वासों की उपस्थिति थी, जैसे मातृ देवी की उपासना, पशुपति की उपासना, अग्नि पूजा, जल पूजा। विभिन्न प्रजातियों की उपस्थिति भी समाज में सहिष्णुता और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को दर्शाती है, जो भारतीय संस्कृति की मूल विशेषता है। तो हमें ये 8 स्वरूप देखने मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता के। चलिए अब हड़प्पा सभ्यता से संबंधित मैपिंग कर लेते हैं। इसमें पहला स्थान है पादरी। गुजरात राज्य के भावनगर जिले में स्थित पादरी एक हड़प्पा कालीन स्थल है। यहाँ हमें प्रारंभिक हड़प्पा काल से लेकर आरंभिक ऐतिहासिक काल तक के साक्ष्य मिलते हैं। कच्ची ईंटों के बने 9 कमरे, सार्वजनिक गोदाम के साक्ष्य मिलते हैं। पादरी स्थान केरल नौ ढेरों के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है भगत्राव। यह गुजरात राज्य के भड़ौत जिले में स्थित है। किम नदी के मुहाने पर स्थित लोथल के समान ही यह एक बंदरगाह नगर है। परवर्ती हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल में से एक है तथा नर्मदा ताप्ती घाटी में प्रवेश का आसान द्वार है। इसका उत्खनन धौलावीरा के साथ किया गया था। इसके बाद आता है लोथल, जो गुजरात राज्य के अहमदनगर जिले में खंबात की खाड़ी के उत्तर में स्थित है। यहाँ से एक विशाल गोदी बाड़ा निकला है, जिसका प्रयोग बंदरगाहों में सामान लादने और उतारने में किया जाता था। यहाँ के लोग 1800 ईसा पूर्व में ही चावल उपजाते थे और हाथी पालते थे। यहाँ मिले अवशेषों में यह एक औद्योगिक नगर माना गया है। आगे आता है सुतकोतदा। यह गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख हड़प्पा कालीन नगरीय स्थल है। इस समुद्र तटीय नगर से हड़प्पा सभ्यता के उन्नत स्वरूप ज्ञात होते हैं। यहाँ घोड़े की हड्डियाँ पाई गई हैं। समुद्री व्यापार में यह स्थल अहम भूमिका निभाता है। यहाँ घरों में स्नानागार, समुचित जल निकासी की व्यवस्था और विशिष्ट प्रकार की हड़प्पाई मुहरें मिली हैं। आगे है धौलावीरा। यह गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। यहाँ की सबसे प्रमुख विशेषता त्रिस्तरीय विभाजन था। अन्य हड़प्पाई नगरों से अलग यहाँ दुर्ग नगर, मध्यम नगर और निचले स्तर पर नगर पाए गए हैं। यहाँ 16 जलाशय भी मिलते हैं। यहाँ की महत्वपूर्ण विशेषता जल प्रबंधन व्यवस्था है। धौलावीरा उत्खनन में पॉलिशदार श्वेत पाषाण खंड भी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। फिर आता है सुतका गैंडोर। यह पाकिस्तान और ईरान की सीमा पर दास्क नदी के पूर्वी तट पर स्थित एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर है। यह प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी नगर है। सुतका गैंडोर पूर्ण रूप से व्यापारिक गतिविधियों का नगर है और कृषि कार्यों की अनुपस्थिति देखी जाती है यहाँ। फिर आता है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा के 483 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंध प्रांत में स्थित है मोहनजोदड़ो। यह विकसित नगरीय स्थल है। यहाँ दुर्ग क्षेत्र में पाया गया स्नानागार बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर उन्नत नगरीय जीवन का पता चलता है और सुंदर नगर प्रणाली देखने मिलती है। फिर आता है हड़प्पा, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण नगर है। इसके नाम पर ही हड़प्पा सभ्यता को नाम दिया गया है, क्योंकि सर्वप्रथम इसी स्थल की खोज की गई थी। यहाँ पाए गए भवनों, दीवारों, नालियों, धान्य कोठारों से उन्नत नगर जीवन का प्रमाण मिलता है। आगे है मांडा, जो जम्मू में अखनूर सेक्टर के पास स्थित है। यहाँ से हड़प्पा संस्कृति के अवशेष प्राप्त किए गए हैं। यह स्थल उत्तर में हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की सीमा निर्धारित करता है। यहाँ उत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं। फिर आता है सोरतुघई। यह अफगानिस्तान के तखर प्रांत में आक्सस नदी के तट पर स्थित एक व्यापारिक स्थल है। हड़प्पा के निवासियों के द्वारा स्थापित एक उपनिवेश था यह, जिसके माध्यम से वे मध्य एशिया से व्यापार करते थे। यहाँ से हड़प्पा जैसे चित्रित मृतभांड और संक्षिप्त लेख वाली मोहरें मिली हैं। इसके निकट ही लेपिस लाजुली की खान स्थित है। आगे है बालाथल। यह राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। हड़प्पा काल के दौरान ताम्र पाषाण कालीन जीवन के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से लोग यहाँ पशुपालन करते थे।
यहाँ से मिट्टी की ईंटों के घर मिलते हैं। बालाथल हड़प्पा सभ्यता क्षेत्र के बाहर मिला संभवतः सबसे प्राचीन गांव है। आगे आता है नौशहरों। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ के समीप स्थित है यह नौशहरों, जो 1985-86 में जीन फ्रैंक वायस जारिग के निर्देशन में खुदाई करवाई गई थी। इसकी यहाँ से प्राप्त प्रतिलब्धियाँ 3000 से 2500 ईसा पूर्व की हैं और मेहरगढ़ की प्रतिलब्धियों से समानता रखती हैं। आगे आता है भिराना। यह हरियाणा के फतेहाबाद जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से नृत्यरत स्त्री का मृतभांड पर उत्कीर्णित चित्र प्राप्त हुआ है। यहाँ से प्राप्त एक मिट्टी के पहिए पर तीली के चित्र बने हुए हैं। यहाँ बड़े बड़े घर बने हुए मिलते हैं जिनके कमरे में चूल्हे हैं। फिर आता है मुंडीगाग। अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में शाह मसूद शहर के पास मुंडीगाग स्थित है। यहाँ से प्राप्त शिल्प कृतियों से ईरान और बलूचिस्तान के साथ यहाँ के लोगों के संबंधों का पता चलता है। प्राप्त साक्ष्यों में शामिल है कच्ची ईंटों के वर्गाकार बुर्ज से युक्त विशाल दीवार और महल आदि। अगला नगर आता है देसलपुर या गुंथली। यह वर्तमान के गुजरात राज्य में कच्छ जिले में मादर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। प्राचीर युक्त नगर था यह, जिसका निर्माण पत्थर और मिट्टी के गारे से किया गया था। इस नगर के मध्य में विशाल भवन के अवशेष मिले हैं और यहाँ की किलेबंदी पत्थर की दीवार से की गई है। अगला स्थान है अल्लाहदीनो। अल्लाहदीनो हड़प्पा से संबंधित सबसे छोटा सा गांव है। यह कराची से 40 किलोमीटर पूर्व दिशा में स्थित है। पाकिस्तान के तटीय क्षेत्र में स्थित 1.4 हेक्टेयर की बिना किले बंद वाली बस्ती है यह। फिर आता है सोतका कोह। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मकरान तट पर शादी कौर नदी के मुहाने पर स्थित है। यह एक हड़प्पाकालीन बंदरगाह स्थल था जहां से पश्चिमी एशिया से व्यापार किया जाता था। इस स्थल में प्राग हड़प्पा कालीन सभ्यता का चरण नहीं पाया गया है। यहाँ नगर 2 भागों में विभाजित है। यह स्थल खिलौने और मनका निर्माण का केंद्र था। इसके बाद है बालाकोट। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में लास बेला के निकट स्थित है यह। बालाकोट से शैल निर्माण उद्योग के साक्ष्य मिलते हैं। आगे आता है चहूदड़ो। ये मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगरीय स्थल है। यहाँ से मुड़ी हुई ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं जो अन्य किसी हड़प्पा स्थल में नहीं मिलते। चहूदड़ो खिलौने, बर्तन और मनका निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से मटका बनाने की मिट्टी और कारखाना प्राप्त हुआ था। आगे आता है झूकर। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना शहर से लगभग 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। झूकर नाम की संस्कृति के लिए विख्यात है यह। यहाँ परवर्ती हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। झूकर संस्कृति के प्रारूप स्थल चहूदड़ो और आमरी से भी मिले हैं। इसके बाद आता है कालीबंगा। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता के 6 महान नगरों में से एक है। यहाँ हलों से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा की तरह यहाँ भी धान्य कोठार पाए गए हैं। घरों में अपने अपने कुएं हैं। घरों की नालियाँ गलियों की बड़ी नालियों से जुड़ी हैं जिसमें पत्थर से ढका हुआ मैन होल है। आगे है बनावली, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। बनावली हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के साक्ष्य दर्शाता है। अच्छे किस्म के जौ, सरसों, राई आदि यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ निचला नगर और दुर्ग एक ही प्राचीर युक्त घेरे में बनाए गए हैं। बनावली से प्राप्त सामग्रियों में सर्वाधिक उल्लेखनीय मिट्टी का बना हल है। आगे आता है हुलास। यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। इसमें उत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। यहाँ के निवासी खेती करते थे क्योंकि यहाँ चने और मूंगफली के दाने मिलते हैं। यहाँ मिट्टी के बने घरों के अवशेष, हस्त निर्मित मृत भांड और मिट्टी की मोहरें मिली हैं। फिर है रोपड़, जो पंजाब के रूपनगर जिले में सतलुज नदी के बाएं किनारे में स्थित है। रोपड़ स्वयं एक जिला है। कश्मीर की ही तरह ऐसी कब्रें पाई गई हैं रोपड़ में जिसमें मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाया गया है। यहाँ पाए गए बर्तन, मन के उपकरण और मृण मूर्तियाँ इस बात को प्रमाणित करती हैं कि यह स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समान ही महत्वपूर्ण है। अब आगे आता है रोजदी। यह गुजरात राज्य के सौराष्ट्र जिले में स्थित है। यहाँ जल निकासी प्रणाली या नालियों के साक्ष्य मिलते हैं। कच्ची ईंटों के चबूतरे और गोमेद के मनके मिलते हैं। यहाँ से हाथियों के अवशेष और बस्ती के चारों ओर
बड़े बड़े पत्थरों की बनी हुई सुरक्षा दीवार मिली है। अगला है गनवेरी वाल। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में घग्गर, हाकर या सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। यह 80 हेक्टेयर के क्षेत्र में विस्तृत एक प्रमुख हड़प्पाकालीन स्थल है। यहाँ एक सील या मृण मुद्रा पाई गई है जिसमें पेड़ के नीचे बैठे योगी की आकृति चित्रित है। आगे आता है मीताथल। वर्तमान में हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है। यहाँ के हड़प्पा, पूर्व हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर तांबे की एक कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। हड़प्पाकालीन उन्नत चरण में यहाँ से गढ़ी और रिहायशी नगर के साक्ष्य मिलते हैं। आगे आता है आलमगीरपुर। उत्तर प्रदेश राज्य में मेरठ जिले में अवस्थित है। यह स्थल हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा को निर्धारित करता है। यहाँ से उत्तर हड़प्पाकालीन संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आलमगीरपुर में सैंधव अवशेषों की उपस्थिति यह सिद्ध करती है कि यह सभ्यता गंगा यमुना दोआब में भी फैली थी। आगे है राखीगढ़ी। यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ पर मीताथल की तरह ही हड़प्पा, पूर्व हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित अनेक शिल्प वस्तुएं भी यहाँ प्राप्त हुई हैं, जैसे मानक ईंटें, मोहरें, मनके, बाँट माप और औजार तथा मृतभांड मिले हैं। फिर आता है सोथी। यह हिसार जिले में हरियाणा में स्थित है। सोथी संस्कृति के लिए विख्यात है। ऐसा माना जाता है कि इस सोथी संस्कृति ने हड़प्पा सभ्यता के विकास का आधार तैयार किया था। आगे है दम्ब सादत। यह पाकिस्तान की क्वेटा घाटी में क्वेटा शहर के दक्षिण पश्चिम में 13 किलोमीटर दूरी में स्थित है। यहाँ से 3000 ईसा पूर्व के काल के ईंटों के घर प्राप्त हुए हैं। पकी ईंटों की मोहरें और तांबे की अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ के लोगों के मृतभांड चित्रकारी युक्त है। अगला स्थान आता है डाबरकोट। डाबरकोट पाकिस्तान के उत्तरी बलूचिस्तान में लोरालाई घाटी में लोरालाई वैली में स्थित है। डाबरकोट एक प्रमुख हड़प्पाई व्यापारिक स्थल है। यहाँ से मृण मूर्तियाँ या टेराकोटा एवं सीलें प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद यहाँ के स्थायी लोगों ने झोप प्रकार की मृण मूर्तियों का निर्माण किया। इसके बाद लास्ट हड़प्पाकालीन स्थल आता है संघोल। यह पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले में स्थित है। संघोल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। अग्निकुंड का संबंध हड़प्पा सभ्यता से जोड़ा गया है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल भी है। अनुमान है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इस स्थान की यात्रा भी की थी। तो ये सारे थे मैपिंग के तथ्य हड़प्पाकालीन सभ्यता के। आज का लेक्चर बस इतना ही। लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, तो मेन मैपिंग के सारे तथ्य तो ज़रूर याद रखिएगा। थियोरी तो आप कर ही लेंगे। और आगे आने वाले मैपिंग के लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।